नमस्कार आप सबको। चलिए शुरू करते हैं पेपर एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 जो आज पब्लिश किया गया है ICAI से। पहला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, ये वैल्यू को पता करना है। सो क्यूब रूट ऑफ 28 का मतलब क्या है? 28 की पावर 1/3 है। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 27 तो पता ही है आपको 3 है ना। अब 28 पावर 1/3 कैसे पता करना है? टाइप 28, प्रेस द स्क्वायर रूट हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाद में -1 करना है, बाद में इनटू पावर कितना है? 1/3 प्लस 1 करना है, बाद में इनटू इक्वल 12 टाइम्स दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपको वैल्यू आएगा 3.0375 और y का वैल्यू तो 3 तो है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? ये सॉल्व करना है। पहले थर्ड टर्म में कॉम्प्लिकेटेड वाला है x स्क्वायर। सो x का वैल्यू कितना है? 3.0375। स्क्वायर कैसे करेंगे? इनटू इक्वल। अब इसको स्टोर करना है बाय प्रेसिंग व्हाट? m प्लस, बाद में x इंटू वाई। 3.0375 इंटू 3, इसको भी स्टोर करना है m प्लस, बाद में y स्क्वायर। 3 इंटू इक्वल स्क्वायर करने के लिए m प्लस दबाना है, स्टोर करने के लिए बाद में mrc। सो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। कैसे? डिवाइड इक्वल, बाद में उसको नेगेटिव बनाना है। कैसे? प्लस और माइनस, प्लस y 3 है प्लस x 3.0375, इसका वैल्यू आएगा 6.000, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 2 लॉग वाला टर्म्स है, सो इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। कैसे? बाय कन्वर्टिंग डिवीजन इनटू सब्ट्रैक्शन इनटू डिवीजन, यानी कि log ऑफ 8x - 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द बेस x इज इक्वल टू कितना है? 2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब लॉग को एलिमिनेट करेंगे। कैसे? x पावर 2 इज इक्वल टू 8x - 3 डिवाइडेड बाय 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x - 3। अब 4x स्क्वायर - 8x + 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 3 12 आएगा। अब गेट मी द 2 फैक्टर्स सच दैट ऐड करने से कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। वेरी गुड। -6 -2 करने से, ऐड करने से -8 आएगा और मल्टीप्लाई करने से +12 आएगा। ये हमारा फैक्टर्स है। अब रूट्स को पता करना है। कैसे? रूट्स के लिए साइंस ऑपोजिट होंगे ऑब्वियसली। -6 becomes +6, पर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 नहीं है बल्कि 4 है, सो डिवाइडेड बाय 4 करना है और -2 becomes +2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4, यानी कि ये 3/2 है और ये 1/2 है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ दिस, पहले देख लीजिएगा। क्यूब रूट ऑफ 2 यानी कि 2 पावर 1/3 है और फोर्थ रूट ऑफ 2 यानी कि 2 पावर 1/4 है और 32 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 पावर 5 है और होल पावर 1/12 क्योंकि ये 12th रूट है ना। सो अब क्या करना पड़ेगा आपको? पावर्स को ऐड करना है। 1/3 + 1/4 + 5/12। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। 1/3 m प्लस 1/4 m प्लस 5/12 m प्लस mrc 0.9999 यानी कि 1 है। 2 पावर 1 का वैल्यू कितना है? 2 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। 2 पावर x इक्वल टू 4 पावर y इक्वल टू 8 पावर z। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है और z का वैल्यू पूछ रहे हैं। सो देखो यहाँ पे 2 पावर x, 2 बेस तो 2 प्राइम नंबर है, सो वैसे ही रखेंगे। पर 4 पावर 4 जो है, जो बेस है वो प्राइम नंबर नहीं है। कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर लिखेंगे और पावर में y था, सो y वैसे ही कैरी करेंगे। इज इक्वल टू 8 प्राइम नंबर नहीं है। कैसे लिखेंगे प्राइम नंबर के हिसाब से? 2 पावर 3, उसकी पावर जो है वो z था, सो z ही रखेंगे। अब x इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स बराबर कर सकते हैं, है ना। अब देखो ये इक्वेशन में आपको z वैल्यू, इक्वेशन से z वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं? 1 बाय सारे x y z जो है सारे टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ
y मतलब z के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। सो x क्या होता है, x है इन टर्म्स ऑफ z 3z प्लस 1/4 इंटू y कितना है, y इज इक्वल टू 3z/2, क्योंकि 2y इज इक्वल टू 3z है, सो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 3z/2। आई एम एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, z। अब देखो 1/6z, z वैसे ही रहना चाहिए, इज इक्वल टू 24/7। ये क्या हो जाएगा 1/6z, और ये भी 2 1 जा 2 2 जा, सो 1/6z ही तो है, और 1/6z इज इक्वल टू 24/7। ये 3/6z है, यानी कि 6z/3 इक्वल टू, रेसिप्रोकल ले रहा हूं मैं, 4/27 हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा, और ये 2 24 से मल्टीप्लाई होके 48 हो जाएगा। सो ये 7/24 है, माय बैड। ये 24/7 जो था वो 7/24 हो जाएगा, और 2 24 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 7/48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ wheat costing 18 rupees per kg, 20 rupees per kg, 25 rupees per kg are mixed together. If the mixed variety sold at 22 rupees per kg, then the ratio in which these types of wheat should be mixed respectively. So तीनों को मिक्स किया गया है, और जो मिक्सचर जो मिल रहा है उसको 22 रुपए में बेच रहा है। सो ऑब्वियसली ये सेलिंग प्राइस हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ भी मेंशन नहीं किया। सो आपको ये अज्यूम करना है कि एसपी एंड सीपी दोनों बराबर मान के जाना है। सो यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर अगर आपको चाहिए तो आपको बस इतना ही करना है। 18 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी। उसको फर्स्ट वेराइटी का कितना क्वांटिटी है पता नहीं है, सो 18x है, और सेकेंड वेराइटी का कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज है, और कितना क्वांटिटी है पता नहीं है, y मान के जाएंगे। और थर्ड वैरायटी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 रुपीज है, उसका क्वांटिटी पता नहीं है, सो z मान के जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये 18x प्लस 25 प्लस 25z करने से आपको टोटल अमाउंट स्पेंट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस द मिक्सचर पर केजी अगर आपको चाहिए तो टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ऑब्वियसली x प्लस y प्लस z है। सो बस यहाँ पे आपको ऑप्शन हिटिंग करना है। सो ऑप्शन हिटिंग, ऑप्शन डी अगर हिट करते हैं x y z, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 अगर हिट करेंगे तो क्या आएगा, 18 इंटू 1 इज 18 है, 20 इंटू 1 इज 20 तो है, 25 इंटू 2 इज 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इज 4। कितना आएगा, 18 प्लस 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4 करने से आपको आएगा 22, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर 22 ही तो है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे द एज ऑफ अ मैन इज 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। सो यहाँ पे पूछ रहे प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, उसको x मान के जाएंगे, और x इज इक्वल टू 4 times यानी कि 4 इंटू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। दोनों सन्स की जो एज है, सो उसका सम कितना है, y है, y मान के जाएंगे। सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू सेंसेस y मानेंगे, और प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन को x मानेंगे। अब आफ्टर 10 years ये जो मैन की जो एज है वो x प्लस 10 हो जाएगा, और ये जो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons जो है वो कितना हो जाएगा, y प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 sons है, ऑब्वियसली दोनों की जो एज है वो 10 साल से बढ़ेगा, ऑब्वियसली 10 प्लस 10 20, सो सम विल इंक्रीज बाय 20। अब x का वैल्यू क्या है, 4y है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4y प्लस 10 इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 है, सेकेंड इक्वेशन में ये डबल है, मतलब 2 इंटू वाई प्लस 20 है। सो यहाँ पे 2y प्लस 40 हो जाएगा। अब y वाले टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो 4y माइनस 2y हो जाएगा, और 40 माइनस 10 30 है, y इज इक्वल टू 15। अब हमें चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, सो ऑब्वियसली 4 इंटू 15 यानी कि 60 है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे बोल रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल बोले तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac का इस्तेमाल करना है। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2k है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, और 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है
k माइनस 4 और c का वैल्यू कितना है k प्लस 5। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल कर सकते हैं। k का वैल्यू कहाँ पे है? ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन बी हिट करेंगे तो वही सही निकलेगा। सो k स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा और 20 माइनस 4 16 है, 20 प्लस 5 25 है, 16 इंटू 25 सो 400 ही तो आएगा। मतलब ऑप्शन बी सही है। बस ऑप्शन हिटिंग करना है आपको, जो भी ऑप्शन LHS इक्वल टू RHS देगी वही सही है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 ये क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर है। सो यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स को एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसको 0 x स्क्वायर मान लेते हैं, -7x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब भी क्यूबिक इक्वेशन दिया जाए और रूट्स को पूछा जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको? सम ऑफ द रूट्स पता करना है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता करना है -d/a। सो -b/a, b का वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, सो सम ऑफ द रूट 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? -6, क्योंकि d का वैल्यू 6 है, -6 डिवाइडेड बाय 1 सो -6 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है जो सम 0 देता है और प्रोडक्ट -6 देता है? सो क्लियरली इट इज ऑप्शन सी। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो सम 0 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। सो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम रूट्स को अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। अरिथमेटिक मीन बोले तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना दिया हुआ है? 8। और ज्योमेट्रिक मीन, सी दो, अगर a एंड b दो टर्म्स है, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ऑफ a इंटू b। अब अल्फा एंड बीटा आर द रूट टू रूट्स, उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना? रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? 25 आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 16। हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों मिल गया। सो बस इक्वेशन को फॉर्म करना है कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सम कितना है? 16 और प्रोडक्ट 25, सो 25। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेडेड रीजन, एक्चुअली रीजन है, एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिएगा, टेक वन लाइन एट अ टाइम। पहला लाइन जो है वो ये है, सो जो अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक जा रहा है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाला लाइन। अब देखो ये इसमें y पॉजिटिव है। अगर y पॉजिटिव है तो हमारा कन्वेंशन जो भी है वही कन्वेंशन रहेगा, यानी कि लेसर बोले तो नीचे है और ग्रेटर बोले तो ऊपर है। सो यहाँ पे जो कॉमन रीजन जो है रेड लाइन के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। ऊपर बोले तो y पॉजिटिव है, ऊपर बोले तो ग्रेटर ही लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। और ये वाला लाइन देख लीजिएगा जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है, सो वो लाइन देख लीजिएगा। सो उस लाइन में y जो है वो नेगेटिव है और वो लाइन के हिसाब से जो कॉमन रीजन कहाँ पे है? नीचे है। और y नेगेटिव है तो नीचे को ऊपर मानना पड़ेगा, यानी कि 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? राइट अब यहाँ पे एक कॉमन रीजन देख लीजिएगा, मतलब शेडेड पोर्शन देख लीजिएगा, इसमें x जो है वो पॉजिटिव ही है ना। y जो है यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, मतलब x एक्सिस से नीचे है, पर y के बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं, मतलब कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा है y के हिसाब से। सो x के हिसाब से ही पूछ रहे हैं, मतलब ऑप्शन में देख लीजिएगा x के बारे में बताया गया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं आप, x तो है जो पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेगा। सो ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट एंड फाइबर के लिए। कितना होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स? एटलीस्ट 45, मतलब मिनिमम 45, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड 1 और फूड 2 दोनों में से ही आएगा। सो ऑब्वियसली फूड 1 में कार्बोहाइड्रेट्स 20 यूनिट्स है और कितना यूनिट्स है फूड 1 का पता नहीं है, इसको x मान के जाएंगे। और फूड 2 में कार्बोहाइड्रेट्स 10 यूनिट्स है, सो 10 into y।
ये पहला इनइक्वालिटी है। सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो प्रोटीन के लिए है। सो क्या है कंस्ट्रेंट प्रोटीन के लिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है। ये 5x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 हो जाएगा। और फैट के लिए 3x + 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है? 15। और फाइबर के लिए 2x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके लिए भी 15 ही तो है। सो and most importantly the number of units of food 1 and food 2 must be greater than or equal to 0, they cannot be negative। यानी कि ऑप्शन सी सही है। सारे इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन होना चाहिए एंड सब में ग्रेटर है। सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स 800 मेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंटिन्यूइंग फॉर एवर, मतलब ये परपेचुइटी है। ये क्या है? मल्टी पीरियड परपेचुइटी है या ग्रोइंग परपेचुइटी है? ये मल्टी पीरियड परपेचुइटी है। ग्रोथ रेट मेंशन नहीं किया हुआ है, किया गया है। सो ऑब्वियसली पीवी ऑफ परपेचुइटी क्या हो जाएगा? इट इज आर डिवाइडेड बाय आई है। आर कितना है? 800 रुपीज। ये एवरी 6 मंथ्स बोले तो एक साल के लिए कितना होगा? 800 × 2 होगा, डिवाइडेड बाय आई कितना है? 4%। आपको बस इतना ही करना है। 800 × 2 डिवाइडेड बाय 4%। आपको आंसर आएगा 40,000। ये इसको और एक तरीके से भी बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। आर जो है उसको हाफ अ ईयर के लिए रख लेते हैं और 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 2% हो जाएगा। सो 800 है, ये इंटू 2 नहीं करना है क्योंकि ये क्या है? हाफ ईयरली है, क्योंकि हम रेट को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिया है। सो 800 को वैसे ही रख लेते हैं, नो इंटू 2। सो 800 डिवाइडेड बाई 2% करेंगे तो 40,000। यहाँ पे भी 40,000 आपको आएगा। सो जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ 6 मंथ्स भी रख सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ पर एनम भी रख सकते हैं। पर एनम करेंगे तो 800 × 2 करना पड़ेगा। अगर सेमी एनुअल रख लेते हैं तो ऑब्वियसली ये 4% को 2% करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ कुड एस्टैब्लिश अ स्कॉलरशिप ऑफ 2500 विच इज टू बी अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 2500 जो है वो रेसिप्ट अमाउंट है एवरी मंथ फॉर एवर, यानी कि ये परपेचुइटी है, मतलब R/I करना पड़ेगा आपको। 2500 पर मंथ है, सो पर एनम के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। सो 2500 × 12% डिवाइडेड 2500 × 12 डिवाइडेड बाय 4%। सो कितना आएगा आपको? 2500 × 12 डिवाइडेड बाय 4%। आपको आंसर मिलेगा 7,50,000, यानी कि नन ऑफ दिस इज राइट आंसर। आ गया समझ में? In how many years will a sum of money becomes 4 times of itself? ये is equal to कितना है? 4 times of principal। ये as per ऐसा है, एक ही अमाउंट दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दिया होता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रिंसिपल को 100% मान के जाना पड़ेगा। सो ये 400% हो जाएगा और टोटल SI हमेशा 100% कम होगा इससे, अमाउंट से। सो टोटल SI होगा 300% और R जो दिया हुआ है वो 12% है। यहाँ पे टाइम जो है टोटल SI डिवाइडेड बाय R, यहाँ पे R परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे। सो बस आपको 300 डिवाइडेड बाय 12 करना है। सो कितना आएगा? 25 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, मनोज इन्वेस्ट 12,000 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सो 12,000 जो है वो प्रिंसिपल है और अमाउंट्स टू 14,880, मतलब ये अमाउंट है। जब भी क्वेश्चन में एज पर SI प्रिंसिपल एंड अमाउंट दोनों दिया हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये वाला शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है, A - P/P, और इसके साथ क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। सो R परसेंटेज विल गो इन द डिनोमिनेटर। ये है शॉर्टकट T को फाइंड आउट करने के लिए। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। A - P 14,880 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय P 12,000 है, डिवाइडेड बाय R। R कितना है? 6, प्रेस अ परसेंटेज, कितना आएगा? 4, मतलब 4 साल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 2,000, मतलब P है 2,000 and rate of interest and time are the roots of the equation, मतलब R and T are the roots of this equation। So क्या ये 30
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं है, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही तो है, मतलब r इंटू टी जो है वो 30 दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही तो है r इंटू टी, क्योंकि r एंड टी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, SI को फाइंड आउट करना है, PTR परसेंटेज, P कितना है 2000 इंटू R इंटू टी कितना है 30 प्रेसर परसेंटेज, आपको आंसर आएगा 600 रुपीज। सो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि ERI इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 इंटू 100, इसमें प्रिंसिपल नहीं है, सो वो प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता है। Question number 18, the future value of the annuity of 5000 rupees, मतलब annuity A 5000 है और number of years n is equal to 8 है और rate of interest I है। यहाँ पे 1 plus I whole power n दिया हुआ है, पर मतलब रिस्क नहीं लेना है, ये वैल्यू पता कर लो, क्योंकि इसी पेपर में एक वैल्यू में गड़बड़ है, इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि जब भी ये वैल्यू दिया होता है उसको मतलब कंप्यूट कर दीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा, नहीं तो समटाइम्स गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 प्लस आई होल पावर एन कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करके, है ना। सो अब सुन लीजिएगा क्या है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन्यूटी रेगुलर है या एन्यूटी ड्यू है, एन्यूटी रेगुलर है क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट एन्यूटी रेगुलर है। क्या फॉर्मूला है, a इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i। सो 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है, टाइप 1 प्लस आई कितना है 9, प्रेस परसेंटेज 1 प्लस आई हो गया, प्रेस इंटू पावर 8 है यानी कि 7 टाइम्स इक्वल टू दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 प्लस 9%, 1 प्लस 9% प्रेस इंटू इक्वल टू कितने टाइम्स दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स दबाना है, आपको वैल्यू आएगा 1.99256 ही तो आएगा, -1 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आई कितना है, डिवाइडेड बाय 9% इंटू ए कितना है 5000, सो आपको आंसर आएगा 55,142.22 नियरेस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये गलत है, मतलब क्योंकि विदाउट नंबर ऑफ ईयर्स आप ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते, ये वन ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी तो है, ये नेक्स्ट 16 ईयर्स है, सो n इज इक्वल टू 16, ये मिसिंग है क्वेश्चन में, अगर नंबर ऑफ ईयर्स पता नहीं है तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर सकते आप, इसलिए n इज इक्वल टू 16 मानना है, पर आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो छोड़ दीजिएगा, आपको ग्रेस मार्क डेफिनेटली मिल जाएगा। सो n इज इक्वल टू 16 को आप 4 इंटू 4 भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी यानी कि पीवी, ये ड्यू है या रेगुलर है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोले तो ड्यू है, सो पीवी ऑफ एन्युटी ड्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, a बाय आई इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल पावर n इंटू 1 प्लस आई है। सो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसका। सो पहले 1 प्लस आई, 1 प्लस कितना परसेंटेज है, 8.5% है, और इसको स्टोर कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू फिर से आपको चाहिए, सो प्रेस m प्लस, अब इसको उसका पावर रेस करेंगे, उसकी पावर रेस करेंगे, प्रेस इनटू, पहले 4 में रेस करना है तो 3 बार इक्वल टू दबाना है, 1 2 3, फिर से इनटू दबा देना है इनटू, और 4 के लिए इक्वल टू 3 टाइम्स, 1 2 3 हो गया। अब उसको ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड इक्वल टू करके, और इसको नेगेटिव बनाएंगे प्लस और माइनस करके, +1 इंटू, ये वैल्यू कहां पे है, मेमोरी में है, सो MRC दबाएंगे, इंटू क्या है ए कितना है 10,000, डिवाइडेड बाय आई कितना है 8.5%, 8.5
परसेंट। सो आपको आंसर आएगा 93,042.36, यानी कि नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी? एन्युटी बोले तो ये है फॉर 12 years। 12 को हम 4 into 3 स्प्लिट कर लेते हैं एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5%। मैंने क्या बताया आपको? सो ये पता कर सकते हैं, आप ही पता कर सकते हैं, इसको उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, समटाइम्स गलत भी हो सकता है। इसलिए अब क्या फाइंड करना है आपको? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए आर फाइंड आउट करना है। सो ए इंटू 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। सो पहले 1 प्लस आई करेंगे। 1 प्लस कितना परसेंटेज है? 5%। 1 प्लस 5%, रेज द पावर टू 12। पहले 4 पे रेज करना है, प्रेस इंटू इक्वल टू 3 टाइम, 1 2 3, फिर से इंटू दबाना है, इंटू फॉर पावर 3 इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स हो गया। माइनस में 1 है, सो -1 डिवाइडेड बाय आई कितना है? 5% हो गया, इनटू ए कितना है? 2500। सो आपको रिजल्ट आएगा 39,792.81। सो यानी कि नियरेस्ट आंसर इज 39,790। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहे CAGR। मैंने आपको CAGR का शॉर्टकट दिया है। सो क्या है? 1 प्लस ऑप्शन पावर n2 माइनस n1 इज इक्वल टू a2 बाई a1। यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो है वो a2 है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो a1 है, और फर्स्ट ईयर जो है वो n1 है, लास्ट ईयर जो है वो n2 है। सो n2 माइनस n1 कितना आएगा? 2023 माइनस 2019 इज 4। अब ऑप्शन हिटिंग से कर सकते हैं। सो अगर ऑप्शन सी हिट करता हूं तो क्या आएगा? 1 प्लस 22.47%, प्रेस इनटू इक्वल टू कितने बार दबाना है? 3 बार, 1 2 3। सो आपको वैल्यू आ रहा है 2.2496, और a2 बाई a1 कितना है? 90/40, सो विच इज 2.25, विच इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ऑप्शन हिटिंग करना है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्या करना है आपको? 1 प्लस 22.47%, फिर प्रेस इनटू फॉर पावर 4 3 बार दबाना है इक्वल टू को, 1 2 3। आपको वैल्यू आएगा 2.2496, यानी कि 2.25 अप्रॉक्सीमेटली है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है CAGR के ऊपर, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे A1 4 लाख है और A2 6 लाख है। A2 बाई A1 करेंगे तो 1.5 आएगा। ये 24 मंथ्स यानी कि 2 years है। सो यानी कि यहाँ पे n2 माइनस n1 जो है वो 2 years है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? CAGR को 1 प्लस ऑप्शन पावर n2 माइनस n1, इसका रिजल्ट है 2। n2 माइनस n1 का वैल्यू कितना है? 2। अगर ऑप्शन हिटिंग करते हैं सो ऑप्शन बी करेंगे, 1 प्लस 22.4%, प्रेस इनटू प्रेस इक्वल, आपको वैल्यू आएगा 1.498, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सो बस ऑप्शन हिटिंग करना है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 23rd क्वेश्चन, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट करना है टू अक्यूमुलेट 6 लाख। ये क्या है? एट द एंड ऑफ 10 years। ये है फ्यूचर वैल्यू। ये रेगुलर है या ड्यू है? कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू ऑफ AR का इस्तेमाल करना है। सो ए इंटू 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। यहाँ पे ये 1 प्लस आई होल पावर एन का वैल्यू गलत दिया हुआ है, वो गलत है, मतलब वो 2.59374 है, वो 734 दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली आंसर कुछ डिफरेंस में आ जाएगा। सो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 प्लस आई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर दीजिएगा। 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है? 10%, 1 प्लस 10%, प्रेस इनटू इक्वल टू 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई 10% है, 10% टाइप करना है, इनटू ये का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्चुअली ये वैल्यू वहां पे जाएगा तो ये वैल्यू पता नहीं है, सो उसको वहां पे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? डिवाइड इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, इनटू FV ऑफ AR कितना दिया हुआ है? 6 लाख दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट आएगा 37,647.23, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन, यहाँ पे द नंबर ऑफ 4 letter वर्ड्स विथ और विदाउट
meaning that can be formed out of the letters of the word wonder. Wonder में कितने letters है? 6 letters है. 6 letter में से 4 letters को choose करना है, यानी कि 6C4 यानी कि 6C2 है. 6C2 का वैल्यू है 6 into 5 divided by 2 यानी कि 15. So पहले मैंने 4 letters को choose कर दिया. अब इसको arrange करना है. अब इसको क्या करना है? arrange कर. तो 15 वेज में मैं ये 4 लेटर्स को चूज कर सकता हूँ 6 लेटर्स में से. अब ये 4 लेटर्स को चूज कर दिया. अब अरेंज करना है. कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल वेज में. ये अरेंजमेंट है ना. सो 24 वेज. सो टोटल कितना है? 15 इंटू 24 यानी कि 15 इंटू 24 360 है. ये एक तरीका है सॉल्व करने की. और एक तरीका है कैसे? सी आपको चाहिए 4 लेटर वर्ड है ना. सो 4 प्लेसेस होना चाहिए. अब देखो वंडर में कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है. सो पहला पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शंस है, और सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस है, और नेक्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आपको आंसर आएगा 360. अब इसके बाद और एक चीज देखना है आपको. क्या है? क्या इसमें कोई रिपीटेशन है? डेफिनेटली कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है. अगर रिपीट होता तो डेफिनेटली डिवाइड करना है. अगर किसी लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना है. अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करना है. यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, यानी कि 360 इज द राइट आंसर. 25th क्वेश्चन. द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स. ये दिया हुआ डिजिट्स है. सो 60 डिजिट्स है. आपको चाहिए 6 डिजिट्स है. सॉरी, आपको 6 डिजिट वाला नंबर चाहिए. 1 2 3 4 5 6. अब 6 डिजिट वाला नंबर चाहिए तो क्या मैं 0 को इस्तेमाल कर सकता हूँ हाईएस्ट प्लेस में? नहीं. अगर वो 0 को इस्तेमाल कर दिया हाईएस्ट प्लेस में तो वो 5 डिजिट वाला नंबर हो जाएगा, वो 6 डिजिट वाला नंबर नहीं होगा. सो यहाँ पे मैं बस 5 ही वेज में पहला मतलब हाईएस्ट प्लेस को फिल कर सकता हूं, क्योंकि 0 को इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पे. अब 0 को कहीं पे भी डाल सकता हूं. अब यहाँ पे 1 डिजिट का इस्तेमाल हो गया हाईएस्ट पोजीशन में. कितना बचा हुआ है? 5. और कितना बचा हुआ है? 4. यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा है, 1 बचा हुआ है. सो बस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. 5 इंटू व्हाट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1? 5 फैक्टोरियल. सो 5 इंटू 120 कितना आ रहा है? 600. अब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ना. 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार. सो 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना है, और 2 3 बार रिपीट हुआ है, सो 3 फैक्टोरियल डिवाइड करना है. सो 600 डिवाइडेड बाय 2 पहले, डिवाइडेड बाय व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6. सो इसका रिजल्ट है 50, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 26th क्वेश्चन. इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है? n इज इक्वल टू 4 है. यहाँ पे ईच क्वेश्चन हैज गॉट 4 चॉइसेस. अगर 2 चॉइसेस होते तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सॉल्विंग इट इज 2 पावर n. यहाँ पे पूछ रहे, यहाँ पे बोल रहे 4 ऑप्शन है. सो 4 पावर n इज एक्चुअली total number of ways of answering all questions. यहाँ पे पूछ रहे number of ways he fails to get all answers correct. How many ways you can get all answers correct? Only one way. All answers correct, only one way. All answers are wrong, only one way. So all answers not correct means total minus 1. Total minus all answers correct. All answer correct is only one way. Total 4 power n है. कितने questions है? 4 questions है. -1. So 4 power 4 is 256 minus 1. कितना आएगा? 255. यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. सी ये total minus all being correct. ऑल बीइंग करेक्ट. अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ऑल क्वेश्चंस नॉट करेक्ट मिल जाएगा. समझ में आ गया? 27th नंबर ऑफ हैंडशेक्स के बारे में बोल रहे हैं. नंबर ऑफ हैंडशेक्स दिया हुआ है 105, और नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला क्या है? NC2 है. n कहां पे है? ऑप्शन में है. ऑप्शन हिटिंग कर लो. 15C2 करेंगे तो 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 है. सो कितना आ रहा है? 105. कितना दिया हुआ है? 105 ही तो दिया हुआ है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पे. यहाँ पे द सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP ईज नहीं है, यहाँ पे ईज है.
ओके आपको सम फाइंड आउट करना है, ये जीपी है हमारा। ओके सो ये इसका कॉमन रेशियो डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा क्योंकि बीच वाला टर्म नेगेटिव है। सो 8/10 करेंगे तो 0.8, 6.4/8 करेंगे तो 0.8 है, यानी कि नेगेटिव 0.8 है क्योंकि -8/10 -0.8, 6.4/-8 करेंगे तो -0.8 ही तो आएगा। अब s इंफिनिटी तो पता करना है, ये डिवाइडेड बाय 1 - r, a का वैल्यू 10 है और 1 माइनस ऑफ -0.8 इज 1.8 है क्योंकि प्लस हो जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 1.8 आपको आंसर देता है 5.555, यानी कि पहला ऑप्शन 50/9 कर दीजिएगा, 5.55 ही तो आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। nth टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, मतलब tn is 2n + 1। यहाँ पे पूछ रहे हैं सम ऑफ 20 टर्म्स। सो Sn का इस्तेमाल करना है, ये AP है। सो n/2 × a + l का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं पहला टर्म यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? पुट n = 1, 2 1s are 2, 2 + 1 is 3। ये मेरा पहला टर्म है, मतलब ये है। और लास्ट टर्म मतलब tn यानी कि t20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम पूछ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये 2 × 20 40 है, 40 + 1 41 हो जाएगा। सो यानी कि लास्ट टर्म 41 है। सो a + l कीजिएगा पहले, 3 + 41 × n/2, 20/2 कितना है? 10। सो इसका रिजल्ट है 440। सो सम ऑफ 20 टर्म्स इज ऑप्शन सी 440। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए बी सी बी आर द टर्म्स इन एपी। मैंने बताया आपको जब भी तीन टर्म्स ए बी सी आर इन एपी, ऑलवेज मेक इट अ हैबिट ऑफ चूजिंग द नंबर्स ए बी सी एज 1 2 3। यहाँ पे बोल रहे कि P इज द AM बिटवीन A एंड B। 1 और 2 का AM कितना है? 1.5, ये है P। एंड Q इज द AM ऑफ B एंड C। 2 और 3 का AM कितना है? 2.5, ये है Q। अब पूछ रहे कि B का वैल्यू क्या है? ऑप्शन हीटिंग कीजिएगा। P का वैल्यू कितना है? 1.5 और Q का वैल्यू कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाई 2। 1.5 + 2.5 इज 4, 4/2 इज 2 ओनली। और B का वैल्यू क्या है? B is also 2 only, so it is matching, so option A सही आंसर है। 31st question, sum of the two extreme numbers of an AP with 4 terms। जब भी 4 टर्म्स के बारे में बात हो रहा है, so वो चारों टर्म्स को ऐसे मानना पड़ेगा, a - d, a + d, a + 3d और पहला टर्म जो है a - 3d है। ऐसे मानना पड़ेगा आपको 4 टर्म्स इन AP, राइट जब भी चारों टर्म्स का इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दिया हो तो ऐसे मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सम ऑफ द 2 एक्सट्रीम टर्म्स ऑफ एन एपी इज 8। एक्सट्रीम टर्म्स ये दोनों टर्म्स है। सो इसके सम क्या है? 8 है, मतलब इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? ये 2a है और 3d कटेगा। सो 2a = 8, यानी कि a = 4 है। सो a का वैल्यू तो मिल गया, अब बस d का वैल्यू पता करना है। उसके लिए और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स, मिडिल 2 टर्म्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है? a - d × a + d इज a² - d²। प्रोडक्ट दिया हुआ है 15। सो यहाँ पे a का वैल्यू पता है 4 है, 4² 16 है, 16 - 15 1 और इज इक्वल टू d²। सो d का वैल्यू +or-1। अब प्लस d का वैल्यू +1 मान लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं a + 3d को। a का वैल्यू 4 है और d का वैल्यू 1 है, 4 + 3 इज 7। सो 7 ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे d = -1 सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे 3 सेट्स दिया हुआ है, सेट A, सेट B, सेट C। यहाँ पे पूछ रहे A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले A यूनियन B क्या है? कंबाइन द एलिमेंट्स इन सेट A एंड सेट B, यू गेट 1 2 3 4 5 6। और इंटरसेक्शन सेट C का एलिमेंट्स क्या है? 3 4 6। अब बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, यानी कि 3 4 6 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B to A। सो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या है? 2 power n of A into n of B। B से A हो या A से B हो, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला यही होगा, 2 power n of A into n of B। n of A कितना है? 2 एलिमेंट्स है। n of B कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है। सो 2 power 6 यानी कि 64 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
In an election, two candidates A and B are contested. A and B contested. Y% of total voters voted for A and Y plus 30% for B. 20% voters did not vote. कितने परसेंट वोट नहीं किया? 20% वोट नहीं किया. कितने परसेंट वोट किए? 80% वोट किए हैं. सो यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात हो रही है. सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज के बारे में बात हो रही है. सो नंबर ऑफ वोटर्स को 100 मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को. उनमें से 20 लोग वोट नहीं किया. सो नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड आर कितने हैं? 80 है. और ये वोटर्स जो है वो किन किन के लिए वोट किए? ए के लिए और बी के लिए वोट किए हैं. सो नंबर ऑफ वोट्स वेंट टू ए इज वाई एंड नंबर ऑफ वोट्स दैट वेंट टू बी इज वाई प्लस 30. अगर दोनों को मिलाते हैं तो कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए ना. सो 2y इक्वल टू 80 माइनस 30 इज 50. सो y इज इक्वल टू 25 है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आ गया समझ में? दोनों को अगर मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो आपको आना चाहिए टोटल वोट्स, टोटल पीपल वोटेड. 80 लोग वोट किए हैं. सो ऑब्वियसली y का वैल्यू कितना आएगा? 25 आएगा. विच इज द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन? अगर रिलेशन फंक्शन होना चाहिए तो डोमेन एलिमेंट जो है, मतलब पहला एलिमेंट हर एक पेयर में, वो रिपीट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे देखो 4 रिपीट नहीं हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, ये फंक्शन नहीं है. सेकेंड ऑप्शन में 2 जो है डोमेन एलिमेंट रिपीट हुआ है, सो ये फंक्शन नहीं है. ऑप्शन सी में 2, 4, 6, 8, 10 डोमेन एलिमेंट, कोई डोमेन एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, सो ये सही है. अगर ऑप्शन डी में देखें तो आप देख सकते हैं 3 रिपीट हुआ है, डोमेन एलिमेंट रिपीट हो गया, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है. सो ऑप्शन सी सही आंसर है. 36 क्वेश्चन. द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व ये वाला है, और आपको फाइंड आउट करना है लाइन y इज इक्वल टू 2 पे. अगर लाइन y इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? -2 + 1 आर द फैक्टर्स, है कि नहीं? अगर -2 + 1 फैक्टर्स है तो रूट्स क्या है? 2 एंड -1 आर द रूट्स. और यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट बोल रहे हैं तो x का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता. सो ऑब्वियसली x का वैल्यू 2 है. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2. अब हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ द टैंजेंट चाहिए. स्लोप ऑफ द टैंजेंट चाहिए तो जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट करना है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x, और x का डेरिवेटिव क्या है? 1. अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं है ना. 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज 3. सो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज ऑप्शन बी, यानी कि 3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है. इसमें ऑप्शंस गलत है, 40 आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है ना. सो टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग, मतलब यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है एंड मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहे हैं. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? d/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन, है ना. अब ये कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा. 1/3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या है? 3x², और 2 कांस्टेंट है, 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 = 4, x पावर 1 से कम हो जाएगा, है ना. माइनस 5x का डेरिवेटिव 5 है और 10 का डेरिवेटिव 0 है. 3 कटेगा, x² + 4x - 5, ये है मार्जिनल कॉस्ट. अब ये मार्जिनल कॉस्ट को x = 5 पे फाइंड आउट करना है. यहाँ पे x = 5 पुट करेंगे तो 5² 25 है, 4 5 = 20 है, -5. यहाँ पे आएगा 25 + 20 45, 45 - 5 40 है, मतलब कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है. सो ये ऑप्शंस गलत है. 38th question. If the total cost function, यहाँ पे cost function दिया हुआ है c of x, what is it? 360 - 12x + 2x². यहाँ पे पूछ रहे कि what is the level of output, यानी कि x वैल्यू क्या है जहाँ पे cost is minimum, मतलब कॉस्ट मिनिमम या मैक्सिमम ये पता करना है तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब d/dx ऑफ द कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करके उसको 0 पे इक्वेट करना है, ओके. सो 360 का डेरिवेटिव 0 है, 12x का -12x का डेरिवेटिव -12 है, और 2x² का डेरिवेटिव 4x है. और इसको किस में बराबर, मतलब इक्वेट करना है?
0 पे इक्वेट करना है, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है तो पहला x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, उसी वैल्यू पे वो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। सो x इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। 39th क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, पूछ रहे कि टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है। मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन चाहिए तो आपको बस मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करना है। 10 का इंटीग्रेशन 10x है, 4 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 है, 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट जो ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट ही होना चाहिए, विच इज 500, which is 500. So 2 कटेगा, 2 1s 2 2s 3 कटेगा। So 10x minus 2x square plus x cube plus 500, कौन सा ऑप्शन सही है? 500 plus 10x minus 2x square plus x cube is the right answer. ऑप्शन B सही आंसर है। 40th question, if the marginal revenue of the function of a commodity is given, marginal revenue दिया हुआ है, revenue function पूछ रहा है, so obviously revenue function चाहिए तो RFX चाहिए तो marginal revenue को integrate करना पड़ेगा, integral MR, यानी कि 2x का इंटीग्रेशन, 2 बाहर है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 है, 9 बाहर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन r ऑफ x। सो यहाँ पे 2 2 कटेगा, 3 1s 3 3s है, x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस c। यहाँ पे c को फाइंड आउट करने के लिए कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानना पड़ेगा? एट x इक्वल टू 0, at x equal to 0 what is the revenue? revenue भी 0 है ना, कोई मतलब कोई यूनिट्स को मतलब बेच नहीं रहा है, ऑब्वियसली रेवेन्यू कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, अगर बेचेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगा, है ना। सो x इक्वल टू 0 तो r ऑफ x इक्वल टू 0 आएगा, सो यानी कि c इक्वल टू 0 आएगा। सो देयरफॉर r ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। The answer is option C. So यहाँ पे ऑप्शन डी में 18 दिया हुआ है, तो 18 कैसे आएगा? वो कांस्टेंट ही तो है, पर 18 कैसे आएगा कोई प्रूफ नहीं है उसके लिए, सो इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41। सो यहाँ पे कैसे करना है नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस को? लास्ट बट वन नंबर को कैलकुलेटर में फीड करना है, 55 इंटू 2 कीजिएगा, 110 आएगा। 110 इज डेफिनेटली मोर देन द लास्ट नंबर, सो ये एडिशन पैटर्न है, एडिशन पैटर्न मानना है। सो डिफरेंस देख लीजिएगा, 1 प्लस वॉट इज 5, 1 प्लस 4, 5 प्लस वॉट इज 14, 9, 14 प्लस वॉट इज 30, 16, 30 प्लस वॉट इज 55, 25, 55 प्लस वॉट इज 91, 36। सो ये देख सकते हैं सारे डिफरेंसेस जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना। सो नेक्स्ट स्क्वायर जो है वो 7 स्क्वायर यानी कि 49 है। सो 91 प्लस 49 रिजल्ट है 140। आ गया समझ में? 42nd क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द सीरीज। सो यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिएगा, +1 आ रहा है, यहाँ पे +8 आ रहा है, यहाँ पे +27 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 151 माइनस 87 करेंगे तो 64 है। आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स है ना, परफेक्ट क्यूब्स है। 4 क्यूब के बाद क्या आएगा? 5 क्यूब यानी कि 125। सो 125 प्लस 151 करेंगे तो आपको आएगा 276, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। 43rd क्वेश्चन, ये लड्डू सा क्वेश्चन है क्योंकि लेटर टू डिजिट वाला कोडिंग है, सो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सो बस लास्ट पार्ट पढ़ना है आपको। क्या पूछ रहे? कोड फॉर टीएस, टी फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट 1 है, ई कहाँ पे है? क्लियर में है, थर्ड लेटर थर्ड डिजिट यानी कि 7 है, ये कहाँ पे है? क्लियर लास्ट बट वन यानी कि 8 है, आर कहाँ पे है? क्लियर में लास्ट लेटर लास्ट डिजिट यानी कि 4 है, यस कहाँ पे है? स्पेयर में पहला लेटर पहला डिजिट 9 है। सो 17849 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44th क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है। सो पिलर पी के लिए कोड थर्ड लेटर थर्ड डिजिट यानी कि 3 है, आई सेकेंड लेटर सेकेंड डिजिट यानी कि 1, यल कहाँ पे? लास्ट बट वन 8, यल के लिए फिर से 8 आएगा, ई लास्ट वन लास्ट डिजिट 2 है, आर फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट यानी कि 6। सो 318826 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 45th क्वेश्चन पे। इन अ सीरीज ऑफ लेटर्स विच वन इज ऑड वन?
आउट। सो आप देख सकते हैं B to D, B is the second letter, D is the fourth letter, so +2 का डिफरेंस है। D is fourth letter, F is 6 letter, so +2 का डिफरेंस है, और F is 6 letter, H is 8 letter, so +2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है। R to T +2 है, T to V +2 है, V to X +2 है, पर Z to B ऑफ कोर्स +2 है, B to D +2 है, पर D to E +2 नहीं है, यानी कि वो इमीडिएट नेक्स्ट लेटर है। सो ऑड मैन आउट इज ZBDE, यानी कि ऑप्शन D इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। स्टार्टिंग पोजीशन से वो 15 किलोमीटर्स नॉर्थ गया और बाद में वो वेस्ट पे टर्न लिया और 10 किलोमीटर्स कवर किया है ना। देन ही टर्न टू द साउथ। साउथ में कितने किलोमीटर्स गया वो? 5 किलोमीटर्स गया। बाद में फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट, यानी कि राइट साइड कितने किलोमीटर्स कवर करता है? 10 किलोमीटर्स कवर करता है। वो किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट की दिशा में जा रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? वो ईस्ट की दिशा में जा रहा है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट वेर इज ही फाइनली, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो ऑब्वियसली आंसर नॉर्थ हो जाता, पर यहाँ पे फाइनली कौन सी दिशा में वो जा रहा है वो पूछ रहे हैं। सो ऑब्वियसली वो ईस्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है और इवन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, मनु वांट्स टू गो टू मार्केट। सो घर से वो निकलता है, हाउस से कितने मीटर जाएगा? ऊपर नॉर्थ की तरफ से जाएगा वो, सो 30 मीटर जाएगा। बाद में वो टर्न मतलब ईस्ट की दिशा में जाएगा, कितने मीटर्स? 10 मीटर्स। बाद में सेकेंड क्रॉसिंग आएगा, वहां से वो टर्न लेता है कौन सी दिशा में? साउथ दिशा में, और 30 मीटर जाएगा मतलब डाउनवर्ड्स। यहाँ पे है मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। सो आप देख सकते हैं हाउस एंड मार्केट दोनों इनलाइन है, हॉरिजॉन्टली इनलाइन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट फ्रॉम हिज हाउस। घर से मार्केट कौन सी दिशा में है? ऑब्वियसली ईस्ट। आंसर इज ऑप्शन सी। 48th क्वेश्चन है, दीपिका स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से वो ईस्ट की दिशा में जाएगी। कितने मीटर जाएगी वो? 65 मीटर जाएगी। शी टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि ऊपर, है ना। 25 मीटर जाएगी ऊपर। बाद में वॉक्स 25 मीटर्स हो गया। अगेन शी टर्न्स टू द लेफ्ट, यानी कि हमारा लेफ्ट ही तो है। सो वॉक्स डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स लेफ्ट दिशा में, मतलब ईस्ट वेस्ट की दिशा में जाएगी और 40 मीटर्स जाएगी। और ये है फाइनल पोजीशन। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन अपवर्ड राइट में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन है, आप स्ट्रेट अवे ये टिक कर सकते हैं। कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में है। वो हो गया, एक ही ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट है। सो पर अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत है। सो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 25। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? 25, क्योंकि टोटल 65 है और ये 40 है, ऑब्वियसली ये 25 होगा। सो डिस्टेंस क्या है? रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल का 25 है, 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, यानी कि 625 प्लस 625 इक्वल टू रूट प्रेस कीजिएगा 35.35 मीटर्स आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स वॉक्स 14 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। स्टार्टिंग पोजीशन से वो 14 किलोमीटर ऊपर की दिशा में जाएगा, मतलब नॉर्थ की दिशा में जाएगा। बाद में वो क्या करेगा? फ्रॉम देयर ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब नीचे की तरफ से आएगा 8 किलोमीटर साउथ, और ये 8 है तो ऑब्वियसली ये 6 होगा। और बाद में वो क्या करेगा? देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब वेस्ट की दिशा में 8 किलोमीटर जाएगा। अब ये फाइनल पोजीशन हो गया। अब स्टार्टिंग पोजीशन में फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन नॉर्थ वेस्ट की दिशा में है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ये सही है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन है जहां पे नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि ऑप्शन यही तो है। सो पर डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 है और वर्टिकल 6 स्क्वायर 36 है। 100 का रूट कितना है? 10। सो यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनीता वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। स्टार्टिंग पोजीशन से वो 30 मीटर ईस्ट की दिशा में गई और टुक ए राइट टर्न। राइट टर्न बोले तो साउथ है। कितने मीटर जाएगी? 40 मीटर साउथ की दिशा में जाएगी। और बाद में वो टर्न लेती है लेफ्ट
लेफ्ट ऑब्वियसली हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि साउथ की दिशा में अगर जा रही है तो लेफ्ट जाएगी तो हमारा वो राइट हो जाएगा। सो ये 30 है। ये फाइनल पोजीशन पूछ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से नीचे है यानी कि साउथ है, और राइट साइड है यानी कि ईस्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51st क्वेश्चन है, MNOP Q एंड R आर सिटिंग इन 2 rows। 2 रो वाला क्वेश्चन है, एक साउथ फेसिंग है एक नॉर्थ फेसिंग है, और बोथ रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इसलिए नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग है। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, Q बीच में होना चाहिए। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, अगर मैं R को यहाँ पे बिठाता हूं तो ऑब्वियसली P यहाँ पे होना चाहिए, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। और अब यहाँ पे मैंने P एंड R को मार्क कर चुका हूं, और ये P एंड R के हिसाब से कोई स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। N इज द नेबर ऑफ R बोल रहे हैं, सो ऑब्वियसली N यहाँ पे होना चाहिए। और N P R के हिसाब से कोई स्टेटमेंट बन रहा है, देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे O इज द नेबर ऑफ Q, एंड किसको रेफर करता है, पहला पर्सन को, एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P। P के लिए डायगोनली ऑपोजिट में कौन है, O है, और O किसका नेबर है, Q का नेबर है। और यहाँ पे कौन होना चाहिए, M होना चाहिए। हो गया। Who is in front of N? N के आगे कौन है, Q है। सो यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 52nd क्वेश्चन 5%, ये भी क्लास में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। 5 persons are sitting on a bench to be photographed। यहाँ पे क्वेश्चन फोटोग्राफ क्वेश्चन में किसके हिसाब से पूछ रहे, क्वेश्चन देख लेना चाहिए आपको। Who is sitting immediate right of R, मतलब पर्सन के हिसाब से पूछ रहे। सो ड्रॉ द फिगर इन person's point of view, in person's point of view, यानी कि राइट इज राइट, लेफ्ट इज लेफ्ट। राइट को राइट ही लेना पड़ेगा, लेफ्ट को लेफ्ट ही लेना पड़ेगा। ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू में ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे S इज लेफ्ट ऑफ N, श्योर है, नहीं है, क्योंकि लेफ्ट बोले तो इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है, या सेकंड लेफ्ट भी हो सकता है, थर्ड लेफ्ट भी हो सकता है, ये श्योर नहीं है। एंड टू द राइट ऑफ B, ये भी श्योर नहीं है। M इज टू द राइट ऑफ N, ये भी श्योर नहीं है। R इज बिटवीन N एंड M, ये भी श्योर नहीं है। अगर कोई श्योर स्टेटमेंट नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा, जिस स्टेटमेंट में ज्यादा पोजिशंस मिल रहा है उसको देखना पड़ेगा। कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट है जहां पे आपको 3 पोजीशन मिल जाएगा। R इज बिटवीन N एंड M, सो R N एंड M के बीच में है ना। पर N एंड M के हिसाब से कोई स्टेटमेंट बन रहा है, यस। M इज टू द राइट ऑफ N, सो N के राइट में M बैठेगा। हो गया। अब N R एंड M के हिसाब से कोई स्टेटमेंट बन रहा है। S इज टू द लेफ्ट ऑफ N, ये श्योर नहीं है, फिर भी हम थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हैं और S को मार्क कर सकते हैं। एंड किसको रेफर करता है, पहला पर्सन। S इज टू द राइट ऑफ B, S B के राइट में है, यानी कि B S के लेफ्ट में होना चाहिए। ये है एक्चुअल 5 पोजीशंस ऑफ दोस 5 पर्सन्स। यहाँ पे हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू R, R के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, M बैठा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 53rd क्वेश्चन 5 players named A B C D E are sitting on a bench। सो 5 लोग हैं, A B C D फेसिंग साउथ फेसिंग है, और यहाँ पे एंड के बारे में बात हो रही है। सो ऑब्वियसली पहले जब भी साउथ फेसिंग के बारे में बात हो रहा है और एंड के बारे में बात हो रही है, सो आपको पहले एंड्स को फिक्स करना चाहिए। सो पहले ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, क्योंकि साउथ फेसिंग है ना। अब श्योर स्टेटमेंट को ढूंढना है, कौन सा है श्योर स्टेटमेंट। पर्सन ए इज 4th फ्रॉम द राइट एंड से ये जो है वो 4th पोजीशन में है। ये राइट हैंड है, पहला पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4th पोजीशन, या ये बैठेगा। और ये के हिसाब से कोई स्टेटमेंट बन रहा है, देख लीजिएगा। C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ A एंड B। C जो है A एंड B के इमीडिएट नेबर है, सो ऑब्वियसली C A एंड B के बीच में बैठना पड़ेगा। सो C को यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा और B को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि C को यहाँ पे बिठा नहीं सकता, क्योंकि C होना चाहिए A एंड B के बीच में। और E इज टू द राइट ऑफ B, B के राइट ये वाला है, ये वाला नहीं है, क्योंकि राइट एंड तो ये है, B के राइट ये है, मतलब कहां पे होना चाहिए, E होना चाहिए यहां पे। आ रहा है समझ में। और एक ही पोजीशन बचा है, एक ही पर्सन बचा है, वो कौन है, D है। सो हो गया। अब E इज टू द राइट ऑफ, हो गया। वेयर इज E सिटिंग, E जो है वो लेफ्ट एंड में से एंड से 5th पोजीशन में बैठा है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
54th क्वेश्चन देख लीजिएगा. 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing north. C is sitting between A and E. A श्योर वाला स्टेटमेंट नहीं है. D is not at the end. ये भी श्योर नहीं है. B is sitting immediate right of E. ये वाला श्योर स्टेटमेंट है. Immediate right of E B बैठेगा. सो ये हो गया. और E के हिसाब से कोई स्टेटमेंट बन रहा है. यस, C is sitting between A and E. सो C यहां पे होना चाहिए, ये यहां पे होना चाहिए. अब ये E C B के हिसाब से कोई स्टेटमेंट बन रहा है. यस, D is sitting third left of E. सो फर्स्ट लेफ्ट तो C है, सेकेंड लेफ्ट तो ये है और D थर्ड लेफ्ट में बैठेगा. और D के बारे में कोई स्टेटमेंट बन रहा है. यस, D is not at the end, मतलब D के लेफ्ट में कोई और बैठना पड़ेगा, है ना. वो कौन है? ऑब्वियसली F है. जो बचा है वो F ही तो है. सो और F के बारे में कोई स्टेटमेंट बन रहा है. यस, F इज नॉट एट द राइट हैंड. F लेफ्ट हैंड में हो सकता है ना. हो गया. हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C? C के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ये है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आ गया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन 55. 6 गर्ल्स नेम PQRST and V are seated in a circle. पहले सर्कल ड्रॉ कीजिएगा और डिवाइड द सर्कल इनटू 6 पार्ट्स. 6 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा और शॉर्ट स्टेटमेंट को ढूंढना पड़ेगा आपको. कौन सा है शॉर्ट स्टेटमेंट? P is position immediately to the left of V. V को अगर यहाँ पे बिठाऊंगा तो ऑब्वियसली P को इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V बिठाना पड़ेगा. ऑल आर फेसिंग द सेंटर. सो मैं पहला पर्सन को नॉर्थ फेसिंग बिठा दिया ताकि लेफ्ट इज लेफ्ट, राइट इज राइट. अब P और V के हिसाब से कोई स्टेटमेंट बन रहा है. यस, R इज लोकेटेड 4 सीट्स टू द राइट ऑफ P. पहला राइट V है, सेकेंड राइट A है, थर्ड राइट A है, मतलब R यहाँ पे होना चाहिए. और R के हिसाब से कोई और स्टेटमेंट बन रहा है P V R के हिसाब से. T is not seated between Q and S. Q and S कहाँ पे मतलब बैठ सकते हैं? डेफिनेटली इन दोनों पोजीशन में ही बैठ सकते हैं Q and S. हो सकता है ऐसे या फिर ऐसे, है ना. Q and S के बारे में कोई श्योर पोजीशनिंग पता नहीं है. Q and S के पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है और T यहाँ पे बैठेगा ताकि वो Q and S के बीच में नहीं है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? V is seated just to the right of P. V just to the right of P वो सही है. ट्रू नहीं है पूछ रहा है. T is seated just to the right of V. T just to the right of V वो भी सच है, ट्रू है. R is positioned second to the left of T. So T के सेकेंड लेफ्ट में R है, T के सेकेंड राइट में R है. एक्चुअली वो गलत है ना. ये वाला गलत है. P is seated second to the right of R. देख सकते हैं आप, R ऊपर बैठा है मतलब साउथ फेसिंग है. सो जो राइट है वो हमारा लेफ्ट है. सो P is second right of R. वो भी सच है, पर ऑप्शन सी जो है वही गलत है ना. 56 क्वेश्चन. A husband and a wife, let's say husband is X and a wife is Y. They have 5 married sons. 5 married sons means 5 into 2, 10 people, right? And these each of these had 4 children. That means each of these had 4 children. That means these 5 married sons have got 4 children. That means 5 sons have got 4 children. 5 4s are 20, 5 2s are 10. And in the first generation there are 2 people, in the second generation 10 persons, in the third generation 20. So it's 2 plus 10 plus 20 which is 32. यानी कि option C is the right answer. Have you understood? 57th वाला क्वेश्चन. Pointing to a lady. So lady जो है वो रेफरेंस पर्सन है, स्पीकर जो है वो सीमा है. ये विद इन द कोट्स है. सो जब भी विद इन द कोट्स आ जाए तो हर हैज रेफर्स टू रेफरेंस पर्सन ही तो है. रेफरेंस पर्सन कौन है? लेडी. हर बोले तो लेडी. हर सन नीचे आएगा. सन्स फादर ऑब्वियसली लेडी का हस्बैंड है ना. सन्स फादर. ईज, जो भी ईज के बाद में आएगा वो ब्रैकेट में के अंदर आना चाहिए. कौन है वो? सन इन लॉ. किसी का सन इन लॉ है. किसका सन इन लॉ है? मेरी माँ की सन इन लॉ. मेरी माँ का सन इन लॉ है. सो ऑब्वियसली मेरी माँ बोले तो सीमा की माँ है. सो ऑब्वियसली सीमा अगर लेडी की बहन है, सो ऑब्वियसली सीमा की माँ जो है, माई मदर, उनके लिए
ये जो बंदा जो फादर जो मैंने मार्क किया है वो सन इन लॉ हो जाएगा। सो क्वेश्चन में देख लीजिएगा, सीमा, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू द लेडी? सो सीमा लेडी के लिए बहन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन, ए इज बीज ब्रदर। ए एंड बी सिबलिंग्स है, ए ब्रदर है किसके लिए? बी के लिए। और सी इज डीज फादर। सो सी एंड डी को अभी मार्क नहीं कर सकता क्योंकि रिस्पेक्ट टू ए एंड बी कहाँ पे है वो पता नहीं है। ई इज बीज मदर। सो ई जो है वो बी की माँ है। सो ई ऊपर, माँ मतलब फीमेल है, सो ऑब्वियसली सर्कल, एंड मेल है तो ऑब्वियसली स्क्वायर है। अब ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए एंड डी आर ब्रदर्स बोले तो मेल है ना, सिबलिंग्स। अब मैं वापस आ सकता हूं ये स्टेटमेंट के लिए, सी इज डीज फादर। सी जो है डी का फादर है। और ऑब्वियसली इन तीनों जो है वो मतलब सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स बोले तो ऑब्वियसली ये दोनों कपल, मैरिड कपल होना चाहिए। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। सो सी के लिए ई कौन है? सी के लिए ई जो है वो वाइफ है। सी की वाइफ जो है वो है ई, यानी कि ऑप्शन डी। 59th क्वेश्चन, ए इज मदर ऑफ डी। डी की माँ जो है वो ए है। एंड सिस्टर ऑफ बी, एंड रेफर्स टू फर्स्ट पर्सन, ए इज ओनली सिस्टर ऑफ बी, बी की बहन है। बी हैज अ डॉटर सी, बी की जो डॉटर है वो सी है, और उसका हस्बैंड जो है वो एफ है क्योंकि सी इज मैरिड टू एफ। हो गया। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, ए का पति जो है वो जी है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। डी के लिए जी एंड ए जो दोनों जो है वो पेरेंट्स है, सो जी डेफिनेटली फादर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 60th वाला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना क्योंकि जब भी रिलेशनशिप कोई सिंबल के हिसाब से डिफाइन किया हो या साइंस के हिसाब से डिफाइन किया हो तो पहले आपको लास्ट वाला स्टेटमेंट, लास्ट वाला सेंटेंस को पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। पहले जी एट द रेट टी, एट द रेट कौन सा स्टेटमेंट में है? ए एट द रेट बी। बोले तो ए इज मदर ऑफ बी, यहाँ पे जी इज मदर ऑफ टी, जी टी की माँ है। समझ में आ रहा है? और टी हैश पी, अब इन दोनों को लेना पड़ेगा सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। हैश बोले तो पहला स्टेटमेंट है, हैश बोले तो पहला पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन का फादर है। सो टी जो है वो फादर ऑफ पी, सो टी फादर है पी का, सो ऑब्वियसली पी नीचे होना चाहिए। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहे हैं? जी इज मदर ऑफ पी, सो जी इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, वो सही नहीं है। ऑप्शन बी देख लीजिएगा, पी इज फादर ऑफ टी, पी इज एक्चुअली चाइल्ड टू टी, वो भी सही नहीं है। टी इज सन ऑफ जी, डेफिनेटली टी इज जी का बेटा है ना, ये सही है। टी इज सन ऑफ जी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज एन ओजीव रिप्रेजेंट? ओजीव जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए सही है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। Class frequency to the class length. The secondary data is collected by not observation, because observation method जो है वो primary method of primary data collection है। International source like World Bank, this is what is secondary data. Interview method and mail questionnaire both are, I mean all these are methods of primary data collections है। Standard error can be described as, it's one of the what ICA exercise questions है। So standard deviation of a statistic सही है। standard error जो है वो standard deviation of a statistic है। 65th, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड दिया हुआ है। जब भी डिफरेंस की बात होती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। यहाँ पे आपको जो पूछ रहे हैं वो मीन माइनस मीडियन है, सो ये 3 जो है वो वहाँ पे मतलब LHS में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन माइनस मोड दिया हुआ है 69, डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा 23, यानी कि ऑप्शन सी। 66 क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारा मटेरियल का क्वेश्चन भी है। सो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप दो तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है पहले सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, बाद में सेंट्रल एंगल फॉर द स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, बाद में डिफरेंस लेना है। या फिर पहले डिफरेंस ले लीजिएगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 35 है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे 12 है। 35 माइनस 12 डिफरेंस आएगा 23।
अब सेंट्रल एंगल फॉर डिफरेंस फाइंड आउट कीजिएगा। क्या फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल का? x बाई समेशन x इंटू 360। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है डिफरेंस के लिए, सो x का वैल्यू जो है वो 23 है। अब समेशन x क्या है? इन चारों वैल्यूज को ऐड कीजिएगा, 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, आपको वैल्यू आएगा 90 इंटू 360। सो 23 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 360, रिजल्ट है 91.999 यानी कि 92 डिग्रीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 67th। द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ x इज 70, द मीन ऑफ y इज 85। सो यहाँ पे x1 बार एंड x2 बार दोनों दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप y, दैट मीन्स n2 इज 5 टाइम्स दैट ऑफ n1। n2 जो है वो n1 से n1 का 5 टाइम्स है, यानी कि n1 is to n2 अगर करेंगे तो 1 is to 5 आएगा। मैंने आपको शॉर्टकट दिया है, जब भी n1 is to n2 के बारे में बात होती है तो आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, x2 बार माइनस xc बार is to xc बार माइनस x1 बार। यहाँ पे हम आपको क्या पूछ रहे हैं? एक्सी बार पूछ रहे हैं। एक्सी बार कहाँ पे है? कंबाइंड मीन कहाँ पे है? ऑप्शन में है। बस ऑप्शन हिट कीजिएगा, जो ऑप्शन 1:5 देता है वही सही है। सो ऑप्शन डी हिट करके देख लीजिएगा। 85 is x2 bar, 85 minus 82.5 is 2.5 is to xc bar is 82.5, we are hitting, option hitting minus x1 bar कितना है? 70। सो 82.5 माइनस 70 कितना है? 12.5। बस 2.5 डिवाइडेड बाई 12.5 कीजिएगा क्योंकि रेशियो है, सो इसका रिजल्ट आएगा 0.2। ये 1:5 का रिजल्ट क्या है? 1/5 करेंगे तो 0.2 ही तो आएगा। सो मतलब दोनों बराबर आया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following is not a type of sampling? It is stand alone, क्योंकि probability sampling है, non probability sampling है, mixed sampling है। So systematic sampling जो है वो मिक्स सैम्पलिंग है ना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रैटिफाइड एंड रैंडम सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग है, ये सारे क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नाउ 69 question, exit polls are an example of which method of collecting data? It's random sampling. A professor has given the assignment to a student in statistics class. A student Jagan computes the arithmetic mean and standard deviation of a set of 100 observations. So यहाँ पे मीन जो है वो 50 है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5 है। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 100 observations है। Later on, Sonali points out to Jagan that he has made a mistake in taking one observation as 100 and instead of 50. So wrong observation को subtract करना है, correct observation को add करना है। जब भी आपको wrong observation को करेक्ट ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस करना हो तो द शॉर्टकट x न्यू बार इज इक्वल टू x बार ओल्ड इंटू n ओल्ड प्लस और माइनस x डिवाइडेड बाय n न्यू। यहाँ पे n न्यू एंड n ओल्ड दोनों बराबर है। क्यों बताओ? n न्यू एंड n ओल्ड दोनों बराबर है क्योंकि आप रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को करेक्ट ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस कर रहे हैं, बस, है ना। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले 100 है और बाद में भी 100 ही रहेंगे, है ना। सो बस n न्यू एंड n ओल्ड 100 ही है। सो n x बार ओल्ड कितना है? 50 इंटू 100। अब रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सो -100। करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, सो +50, इसलिए प्लस और माइनस है। डिवाइडेड बाय n न्यू कितना है? 100 ही तो है। सो इसका रिजल्ट आएगा 49.5, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71st क्वेश्चन, यहाँ पे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं रेगुलर क्लास में भी ये किया है, ये क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पे x एंड y आर रिलेटेड बाय 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे मीन दिया हुआ है x बार एंड ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, नो मीन डिविएशन दिया हुआ है। सी मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है और मीन डिविएशन जो है वो डिस्पर्शन मेजर है। सो यहाँ पे x का मीन डिविएशन एंड x का मीन दिया हुआ है। अब y का मीन फाइंड आउट करना है तो पूरा इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, बस x के जगह 1 पुट करना है। 2 into 1 is 2, -7 is -5, -5 वहां पे जाएगा तो +5। 3y equal to 5 है, so y is equal to 5/3, यानी कि मीन ऑफ y is 5/3। अब MD about मीन ऑफ y,
वाई बार क्या होगा? सो यहाँ पे मीन डिविएशन चाहिए तो मॉड ए बाई बी इंटू मीन डिविएशन ऑफ एक्स है, क्योंकि ये डिस्पर्शन मेजर है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है और बी का वैल्यू क्या है 3 है, इंटू एम डी ऑफ एक्स कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.3 कितना आएगा 0.1999 यानी कि 0.2 है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन पूछ रहे हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एमडी क्या होता है? एमडी डिवाइडेड बाय रेफरेंस सेंट्रल टेंडेंसी मेजर यानी कि मीन ऑफ वाई, एमडी अबाउट वाई बार डिवाइडेड बाय वाई बार इंटू 100। सो एमडी अबाउट वाई बार कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय मीन ऑफ वाई कितना है 5/3 यानी कि 1.6666 इंटू 100 करने से आपको आएगा 12। सो एमडी कोएफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीन ऑफ वाई इज 12 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 72nd क्वेश्चन, यहाँ पे इक्वेशन y दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन एस डी ऑफ एक्स 5 है और मीन ऑफ एक्स बार इज 10 है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y पूछ रहे हैं, सी वी ऑफ y यानी कि एस डी ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y इंटू 100। एस डी ऑफ y चाहिए तो ये पूरा इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पूरा इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको एस डी ऑफ वाई चाहिए तो मॉड ऑफ ए बाई बी इंटू एस डी ऑफ एक्स करना है। ए कितना है 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज बी, वाई का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 है, इंटू एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 5, 2 5 are 10। सो एस डी ऑफ वाई मिल गया 10 है और मीन ऑफ वाई चाहिए तो मीन ऑफ एक्स को पुट करना है वहां पे इक्वेशन पे, पूरा इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। 2 into 10 is 20, 20 plus 5 is 25। सो मीन ऑफ y 25 है इंटू 100। सो कितना आएगा 10/25 इंटू 100। सो कितना आएगा 40 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेट ऑफ x वैल्यूज आर रेस्पेक्टिवली, दिस इज x बार एंड दिस इज CV of x. So what is CV actually? SD by AM into 100। CV दिया हुआ है 30 और SD पता नहीं है, AM दिया हुआ है 10 into 100। So 1 0 cancels here, 1 0 cancels with this 30। So SD is 3, so variance of x is 3 square is 9। अब हमें पूछ रहे कि variance of 30 minus 2x क्या है? आपको पता है variance of ax plus b क्या होता है? a square into variance of x। यहाँ पे a की जगह क्या है? coefficient of x -2 है, -2 का स्क्वायर 4 है और variance of x तो 9 है, 4 9s are 36 यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पे क्वार्टाइल्स दिया हुआ है, ये पहला क्वार्टाइल Q1, सेकेंड क्वार्टाइल Q2, ये थर्ड क्वार्टाइल Q3। क्वार्टाइल डिविएशन पूछ रहे, QD क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 65 माइनस 45, 20 बाई 2 कितना है 10 यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 75th क्वेश्चन पे। क्वार्टाइल डिविएशन QD दिया हुआ है 12। क्या होता है क्वार्टाइल डिविएशन? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, माय बैड। सो 2 into 12 24 है और Q3 माइनस Q1 कितना दिया हुआ है 25। सो ये 25 वहां पे जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, सो Q3 49 है यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिटी विथ क्राइम रेट 60% यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.4। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि 5 इंसिडेंट्स है यानी कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स लेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे एटलीस्ट 4 पूछ रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब x कैन बी इक्वल टू 4 या फिर x कैन बी इक्वल टू 5, और मतलब क्या होता है प्लस, है ना, और का मतलब प्लस है। अब यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन PMF इक्वेशन क्या होता है? NCX p पावर x q पावर n माइनस x। सो पहला टर्म के लिए 5c4 क्योंकि n इज इक्वल टू 5, p पावर 4 q पावर 1 प्लस 5c5 p पावर 5 q पावर 0। अब देखो पहला टर्म में जिस टर्म में हाईएस्ट पावर है उसको
पहले फीड कीजिएगा, यानी कि p पावर 4, p हैज गॉट द हाईएस्ट पावर, p का वैल्यू कितना है 0.6, प्रेस इनटू इक्वल टू 3 टाइम्स 1 2 3 हो गया, इनटू q पावर 1 है, q का वैल्यू 0.4 है, सो 0.4 वैसे ही रहेगा, इनटू 5c4 क्या होता है 5c1 का वैल्यू 5 है, अब इनटू 5 करके स्टोर कर दीजिएगा बाय प्रेसिंग m+। अब नेक्स्ट टर्म में सिर्फ p पावर 5 को फाइंड आउट करना है, क्योंकि 5c5 का वैल्यू 1 है और q पावर 0 का वैल्यू भी 1 है। अब p का वैल्यू क्या है 0.6, प्रेस इनटू इक्वल टू कितने बार 4 बार 1 2 3 4। अब इसको भी स्टोर करना है बाय प्रेसिंग m+ फिर mrc, सो आंसर आएगा 0.33696। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 1053 डिवाइडेड बाय 3125 कीजिएगा, आपको वैल्यू 0.33693 आएगा, 696 ही आएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है इसमें गलती है, अ कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी फॉर हेड इज 1/5 है, ये 15 नहीं है बल्कि 1/5 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा 4/5। टॉस्ड हाउ मेनी टाइम्स 100 टाइम, मतलब n इज इक्वल टू 100। पूछ रहे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ NPQ, बस n का वैल्यू 100 है, इंटू p का वैल्यू 1/5 है, इंटू q का वैल्यू 4/5 है, प्रेस इक्वल, प्रेस द रूट, कितना आ रहा है 4, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। When p is equal to 0.5, q is also equal to 0.5, so अगर p and q दोनों बराबर है तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मीन इज 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो वेरिएंस कितना होगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 है। सो यहाँ पे q का वैल्यू पूछ रहे हैं, जब भी स्टैंडर्ड वेरिएंस एंड मीन दिया होता है तो q क्या होता है वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन। सो वेरिएंस तो 4 है, मीन तो 10 है, 4/10 इज 0.4, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे वेरिएंस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है बल्कि दे हैव गिवन स्टैंडर्ड डिविएशन, यूजिंग स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यू कैन फाइंड द variance. Question number 80, for normal distribution the ratio of mean deviation and to the standard deviation. यहाँ पे normal distribution के लिए 2SD equal to 2.5 MD equal to 3 QD है, यहाँ पे SD और MD की बात हो रही है, so obviously MD to SD को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 वहां पे जाएगा। What is 2 डिवाइडेड बाई 2.5? वेरी गुड, इट इज 0.8, ऑप्शन सी। 81st क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे x+y बोल रहा है, सो ऑब्वियसली ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एज पर एडिटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज मीन ऑफ x+y? मीन ऑफ x+y इज μ1 + μ2 which is 10 + 12 which is 22, एंड SD पूछ रहे क्योंकि यहाँ पे मीन, सो ऑप्शन में देख लीजिएगा मीन और SD दोनों है, वेरिएंस नहीं है। सो SD ऑफ x+y क्या होता है रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा 1 कितना है 3 है, सिग्मा 2 कितना है 4 है, और 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 + 16 इज 25, रूट 25 इज 5। सो SD 5 है, मीन इज 22 है, सो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82nd क्वेश्चन, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, मतलब ऑरिजिन शिफ्टेड बोले तो प्लस और माइनस, सो प्लस और माइनस करने से SD चेंज नहीं होगा, एक्चुअली SD भी चेंज नहीं होगा, QD भी चेंज नहीं होगा, रेंज भी चेंज नहीं होगा, मतलब नन गेट अफेक्टेड। यहाँ पे ऑप्शन डी देयर विल बी नो चेंज इन SD, आप वो टिक कर सकते हैं, एक्चुअली नन गेट अफेक्टेड है। For first 20 natural numbers, the SD का फॉर्मूला फॉर n consecutive natural numbers और first n natural number के लिए क्या होता है n² - 1/12। यहाँ पे n का वैल्यू है 20 प्रेस इनटू प्रेस इक्वल -1 डिवाइडेड बाय 12 प्रेस इक्वल, प्रेस द रूट कीजिएगा, आपको आंसर आएगा 5.766, यानी कि 5.77 इज द नियरेस्ट आंसर। 84th वाला क्वेश्चन है, a machine is made out of 2 parts A and B, the manufacturing process of each part is such that the probability of defective in part A is 0.08, no defect is 0.92, 1 - 0.08 करने से आएगा। ये नो डिफेक्ट है, पार्ट बी में नो डिफेक्ट चाहिए तो क्या है
0.95 है, क्योंकि 1 माइनस 0.05 है। क्यों नो डिफेक्ट को पता किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट असेंबल्ड पार्ट विल नॉट हैव एनी डिफेक्ट। सो ए में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, बी में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए 0.92 इंटू 0.95 करना है। 0.92 इंटू 0.95 आंसर आएगा 0.874, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहे P ऑफ A यूनियन B एज पर एडिशन थ्योरम P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो ये है P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A पता है, P ऑफ B पता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B पता नहीं है। आप देख सकते हैं P ऑफ A बार बोले तो P ऑफ A डैश ही तो है, मतलब ये दोनों सेम है, P ऑफ A डैश यूनियन B डैश। अगर मैं इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 का भी कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। कैसे लोगे कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस 5/6 है। से अगर यूनियन के लिए होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनियन चेंजेस टू व्हाट, इंटरसेक्शन। पर ये डैश पहले ही था, सो ऑब्वियसली ये डैश बिकम्स ये एंड यूनियन बिकम्स व्हाट, इंटरसेक्शन। बी डैश पहले ये था, अगर होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी डैश बिकम्स बी। सो एक्चुअली ये है P of A intersection B. This is as per De Morgan's law. इसलिए यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिया ताकि मैं A intersection B फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। P of A कितना है, 1/2, P of B कितना है, 2/3, P of A intersection B is 1/6। जल्दी कीजिएगा कैलकुलेशन, 1/2 m प्लस 2/3 m प्लस 1/6 m माइनस MRC। सो इसका आंसर आएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए। द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11, एक्चुअली ये सम है, सम 7 और 11 कितने इवेंट्स है, 2 इवेंट्स है। सम 7 एक इवेंट है और सम 11 दूसरा इवेंट है। व्हाट सेपरेट्स द 2 इवेंट्स, और है, और बोले तो यूनियन है। सो P ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना, यानी कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A क्या है, सम इज इक्वल टू 7। मैंने आपको शॉर्टकट दिया है, जब सम अप टू 7 के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, सम माइनस 1 है, सो अप टू 7 के लिए तो डेफिनेटली 6 है फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 36। अब 11 के लिए बियॉन्ड 7, सो फेवरेबल आउटकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो भी सम है उसको 13 से सब्ट्रैक्ट करना है। 13 माइनस 11 कितना है, 2 है, 2/36। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर सम 7 है तो 11 नहीं हो सकता है, अगर 11 है तो 7 नहीं हो सकता, ये 0 है। अब ये बस 8/36 है, 8/36 कितना आएगा, 0.2222 आएगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है, 2/9। चेक करके देख लीजिएगा, 2/9 0.2222 है। Next, let P be the probability function on sample space x1, x2, x3. P of x1 दिया है, P of x3 दिया है, P of x2 पूछ रहे हैं। आपको पता है summation P of x is always equal to what, 1। अब इसका मतलब ये है P of x1 plus P of x2 plus P of x3, इन तीनों का probability को ऐड करेंगे तो आएगा आपको 1। P of x1 दिया हुआ है 1/4, P of x2 पता करना है, वैसे ही रखेंगे। P of x3 कितना है, 1/3 इक्वल टू 1। ये 1/4 1/3 वहां पे जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 m प्लस 1/3 m प्लस MRC 0.588 आ रहा है, उसको इन दोनों को वहां पे लेके जाएंगे रिजल्ट को तो नेगेटिव हो जाएगा। सो चेंज द साइन बाय प्रेसिंग प्लस और माइनस, फिर ये 1 से ऐड कीजिएगा, +1 कीजिएगा, आपको रिजल्ट आएगा P of x2 कितना है, 0.41666, यानी कि ऑप्शन ए। 5/12 चेक कीजिएगा, उतना ही आएगा, मतलब 0.4166। आ गया समझ में। सो बस आपको 1/4 प्लस 1/3 सॉल्व करना होगा बाय 1/4 m प्लस 1/3 m प्लस MRC। बाद में उसको वहां पे लेके जाना है, वहां पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कैसे करेंगे, प्लस और माइनस करके, फिर 1 से ऐड करना है, +1 करेंगे तो 0.4166 आएगा। 88 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने क्लास में, रेगुलर क्लास में। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं एक्चुअली क्वेश्चन में, देयर आर 20 नंबर्स 1 to 20, ओके, 20 टिकट्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन बेयर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। कितने इवेंट्स है,
दो इवेंट्स है, 3 एक इवेंट है और 7 एक इवेंट है, और बोले तो यूनियन है। सो P ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना है, यानी कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब अगर आपको P ऑफ A चाहिए तो 1 से लेके 20 तक कितने नंबर से वो मल्टीपल ऑफ 3, सो आपको बस ये टोटल नंबर्स 20 डिवाइडेड बाय 3 करना है। सो करेंगे तो 6.66 आएगा। उसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, जो भी लेफ्ट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, 6.66 के लेफ्ट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, 6 है। सो 6 डिवाइडेड बाय 20, ये है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। और कितने नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 7 है, बस आपको टोटल नंबर्स 20 डिवाइडेड बाय 7 करना होगा। सो 2.85 आएगा। इंटीग्रल पार्ट इसमें 2 है, सो 2/20। अब कितने नंबर से वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है एज वेल एज 7, 3 एंड 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो उसका एलसीएम ही होना चाहिए, मतलब 3 7s are 21। सो टोटल नंबर्स 20 है, डिवाइडेड बाय 21 करेंगे तो 0.95 आएगा। इंटीग्रल पार्ट 0 तो है, मतलब 8/20, 8/20 0.4। कौन सा ऑप्शन 0.4 देता है, 2/5। ऑप्शन B is the right answer. Next, the interval mu minus 3 sigma mu plus 3 sigma covers what? 99.73% area, मतलब all but not 0.27 area of the normal distribution, मतलब ऑप्शन D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो रिग्रेशन लाइंस दिया हुआ है और वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है। वेरिएंस ऑफ एक्स बोले तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा, मतलब 5 है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई पूछ रहे हैं। अब देखो, जब भी दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया होता है तो आर वैल्यू कैसे पता करेंगे आप। सो बाय अजम्पशन पहला इक्वेशन को y ऑन x मानना है, सेकेंड इक्वेशन को x ऑन y मानना है माइंड में। सो पहला इक्वेशन से हमें करना है x बाय वाई, x कोएफिशिएंट बाय y कोएफिशिएंट, मॉडुलस लेना है, साइन कभी नहीं लेना पड़ेगा, है ना, बस मॉडुलस। इनटू सेकेंड इक्वेशन में से y बाय x करना है, y बाय x। पहला इक्वेशन में x बाय वाई, सेकेंड इक्वेशन में से y बाय x इक्वल टू, फिर रूट दबाना है। ये शॉर्टकट है एक्चुअली। 8/10 इंटू 5/16, 8/10 इंटू 5/16, प्रेस द रूट। 0. कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या ये विद इन द रेंज है, डेफिनेटली विद इन द रेंज है। यही हमारा y ऑन x का इक्वेशन है, यही हमारा x ऑन y का इक्वेशन। अब ये r का जो साइन है उसको फिक्स करना है। अगर साइन फिक्स करना है तो इक्वेशन देख लीजिएगा। ये इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस c वाला इक्वेशन में x एंड y का साइन सेम है, तो इक्वेशन मतलब लाइन ऊपर से नीचे तक आएगा, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक आएगा। अगर ये ऐसा आ रहा है तो ऑब्वियसली मतलब डिक्रीज हो रहा है, सो आर का साइन नेगेटिव आएगा, आर की साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सो अब क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। आपको r पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x पता है, वो कौन सा ऐसा इक्वेशन जो है वो ये r एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को रिलेट कर सकता है, वो b/x है। b/x क्या होता है, r इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा x। अब b/x बोले तो पहला इक्वेशन से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एज पर मतलब विद इन द रेंज आया था। सो पहला इक्वेशन ही हमारा y ऑन x है। सो पहला इक्वेशन में से आपको करना है x बाय वाई। सो x बाय वाई करेंगे तो 8/10 वही हमारा b/x। अगर r नेगेटिव है तो b/x भी नेगेटिव ही होगा। और r कितना है, -0.5 है। सिग्मा y पता करना है, सिग्मा x 5 है। अब देखो दोनों साइड में नेगेटिव नेगेटिव कटेगा, आपको सिग्मा y चाहिए तो पहले 8/10 फाइंड आउट कर दीजिएगा। 8/10 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 5, 8/10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना आ रहा है, 8। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 8, यानी कि ऑप्शन B इज द राइट आंसर। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं 91st क्वेश्चन पे। द टू इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन आर गिवन। सो यहाँ पे आपको r वैल्यू पता करना है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। सो क्या करना है, पहले इक्वेशन से आपको करना है x बाय वाई, सेकेंड इक्वेशन से आपको करना है y बाय x। y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 3 है, दोनों अंडर मॉडुलस होना चाहिए। प्रेस इक्वल टू, प्रेस द रूट, क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, प्रेस इक्वल, प्रेस द रूट। आपको आंसर आएगा 1.333। क्या r वैल्यू 1.33 आ सकता है, नहीं, आउट ऑफ द रेंज। अगर ये आउट ऑफ द रेंज आ रहा है तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ r चाहिए तो रेसिप्रोकल लेना है इसका, मतलब डिवाइड इक्वल टू कीजिएगा, 0.75 आएगा, 0.75। अब इसका साइन फिक्स करना है। देखो इक्वेशन में x एंड y दोनों के साइन सेम है, तो ऊपर से नीचे तक आएगा, मतलब लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक आएगा। सो अगर ऐसा है
तो R इज डिक्रीजिंग यानी कि नेगेटिव है, सो -0.75 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 92nd क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन अफेक्ट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट? कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट को अफेक्ट करता है? डेफिनेटली चेंज ऑफ स्केल। शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट अफेक्ट नहीं होंगे, सो ओनली बाय चेंज ऑफ स्केल दे गेट अफेक्टेड। n pairs of observation दिया हुआ है, coefficient of concurrent deviation भी दिया हुआ है। what is coefficient of concurrent deviation? r is plus or minus root of 2c minus m divided by m, रूट के अंदर भी प्लस और माइनस होना चाहिए। यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है, सो 1/√3, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड कीजिएगा, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सो 1/√3 का होल स्क्वायर क्या है? 1/3, और ये रूट कटेगा, सो बस 2c माइनस m बाय m बच जाएगा। बस ऑप्शन हिटिंग कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू पूछ रहे, पर व्हाट इज m एक्चुअली? m इज n-1। ऑप्शन हिटिंग करने से अगर ऑप्शन बी हिट करेंगे तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 10 है, तो m इज इक्वल टू कितना है? m इज इक्वल टू कितना है? 9। अगर m का वैल्यू 9 हिट करेंगे और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है? कॉन्करेंट डिविएशन 6 है, सो 2 into 6 कीजिएगा, दैट इज 12, माइनस m का वैल्यू कितना है? 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ रहा है? 0.3333। 1/3 का वैल्यू भी 0.3333, यानी कि ऑप्शन बी ही सही है। समझ में आ गया? बस ऑप्शन हिटिंग करने से हो जाएगा। 94th क्वेश्चन, correlation coefficient between two variables x and y is given, मतलब r x y दे के रखा है 0.4। what is the correlation coefficient between 2x and minus y? इसको मानना है u is equal to 2x, v is equal to minus y। अगर आर एक्स वाई दे देते तो और यू वी को पूछ रहे, ऐसा मानना है, सो पहला वेरिएबल को यू मानना पड़ेगा, सेकेंड वेरिएबल को वी मानना है। इन दोनों इक्वेशन में एक्स एंड वाई के साइन देख लीजिएगा, ऑपोजिट है। अगर ऐसा है तो आर यू वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर एक्स वाई, यानी कि -0.4 सही आंसर है, ऑप्शन बी। 95th, which of the following is not a test of adequacy in the context of index number? It is square test, क्योंकि यूनिट टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये चार है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी और टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन इंडेक्स नंबर्स। स्क्वायर टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी is not a test of adequacy. 96th, Fisher index number is called as an ideal index number because it satisfies ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है और टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Circular test is satisfied by which of the following index numbers? It is simple geometric mean of price relatives and also weighted aggregators with fixed weights. 98 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में इनसफिशिएंट डेटा है, एक्चुअली ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ये 135 इज द बेस ईयर सीपीआई, ये 180 करंट सीपीआई, दिस इज बेस सीपीआई एंड करंट सीपीआई इज 180, ये नहीं दिया है, ये मिसिंग है। विदाउट दिस ये आप फाइंड मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए डेटा मेरे पास है इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज ये रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ये वैल्यूज दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। जब भी आपको बेस ईयर सैलरी, करंट ईयर सैलरी दोनों दिया होता है तो आपको ये करना है कि एक्चुअल करंट सैलरी क्या होना चाहिए वो पता करना है। एक्चुअल करंट सैलरी क्या है? के इंटू बेस सैलरी। के क्या होता है? के होता है करंट ईयर सीपीआई बाय बेस ईयर सीपीआई। करंट ईयर सीपीआई यहाँ पे 180 है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर सीपीआई 135 है, 1.3333 आएगा, इनटू बेस सैलरी कितना है? 23,000। अगर ये करेंगे तो आपको ये आएगा, मतलब 30,666.66, ये है करंट ईयर सैलरी। पर एक्चुअली करंट ईयर सैलरी किया गया है 29,500, सो एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए वही तो पूछ रहे हैं, एडिशनल अमाउंट कितना मिलना चाहिए उनको ताकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाएगा। सो 30,666.66 माइनस 29,500 करने से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा 1166.666, यानी कि 1167 है। सो नियरेस्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन यही तो है ना, पर यहाँ पे ये अगर ये नहीं दिया होता है तो ग्रेस मार्क मिलना चाहिए आपको। लास्पियस इंडेक्स इज गिवन एज ए, मतलब L इज इक्वल टू ए है। फिशर्स इंडेक्स F इज इक्वल टू बी है। पूछ रहे पैस्ट्रीज इंडेक्स क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लास्पियस, फिशर्स एंड पैस्ट्रीज?
फिशर्स इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पियस एंड पैशी, सो एल इन रूट ऑफ एल इंटू पी है। और यहाँ पे P जो है वही तो पूछ रहे हैं, सो P रूट के अंदर है, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड कीजिएगा, एफ स्क्वायर इज एल इंटू पी। एफ का वैल्यू क्या है यहाँ पे B है, सो बी स्क्वायर, एल वहां पे जाएगा, एल का वैल्यू क्या है ये है, सो बी स्क्वायर बाई ए इज द पैशीज इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 100th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन, इन प्राइस इंडेक्स व्हेन अ न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, नए कमोडिटी को ऐड करना है तो ये स्प्लाइसिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स है, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। होप सो इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।